नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। असम से भी चर्चा थी और पश्चिम बंगाल से भी खबर है कि चुनाव नतीजे मुस्लिम मतदाताओं की टैक्टिकल वोटिंग से तय होंगे। संदेह नहीं कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उनमें मुस्लिम वोटों का मूड अनहोना माना जा रहा है। जैसे आम राय है कि असम के पहले राउंड के मतदान की सीटों पर अलग मूड था और दूसरे राउंड की सीटों पर अचानक माहौल बदला हुआ था। ऐसा मुस्लिम वोटों की 2 टूक वोटिंग से बना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वामपंथ के अलायंस और मुस्लिम वोटों की पहेली भी गंभीर है। कह सकते हैं इन विधानसभा चुनावों से अलग तरह की राजनीति पकेगी। ये चुनाव अलग ही तरह से लड़े गए। कई पार्टियों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया। चुनाव में मुद्दों की भी कमी है। भ्रष्टाचार, विकास, वायदों का यूं भाषणों में अंबार है, लेकिन इन पर केंद्रित प्रचार नहीं है। कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियां और भाजपा सभी अपने बंदोबस्तों पर अधिक निर्भर है। चुनावी माहौल बिखरा और भटका हुआ है। इसमें जो ठोस और बार बार जिक्र होने वाली बात उभरी है वह मुस्लिम वोटों की निर्णायकता का बना सवाल है। पर इससे क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए था? रिपोर्ट ऐसी नहीं है। चुनाव कुल मिलाकर सामान्य है, मगर मतदान भारी है और उससे लगता है कि कहीं नतीजों में एक तरफा आंधी न आए। मतदान के प्रतिशत और उसमें मुस्लिम मतदान के रिकॉर्ड ने चौंकाया है तो पार्टियों की घबराहट भी हैरान करने वाली है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नया इतिहास बनाएंगे? भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों राज्यसभा में मनोनीत किए गए 3 सांसदों को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। संविधान के मुताबिक मनोनीत सांसद भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को यूपीए 2 की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया था। बहरहाल चर्चा है कि सुब्रमण्यम स्वामी, स्वप्न दास गुप्ता और सुरेश गोपी को मंत्री बनाया जा सकता है। केरल में ऐन चुनाव प्रचार के बीच में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल में केरल को प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। जाहिर तौर पर उनका इशारा सुरेश गोपी की ओर था, क्योंकि केरल में भाजपा के पास और कोई सांसद ही नहीं है। स्वप्न दास गुप्ता के मंत्री बनने का भी इसी तरह पुख्ता दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2014 के नवंबर में जब मोदी ने पहली बार अपनी सरकार में फेरबदल किया था, उसी समय स्वप्न दास गुप्ता को मंत्री बनाने की चर्चा थी। तब से ये बात टलती आ रही है। अब कहा जा रहा है कि उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय या सूचना व प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तीसरा नाम सुब्रमण्यम स्वामी का है। बताया जा रहा है कि वे कानून मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन संभवतः ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे कानून मंत्री बने तो फिर कानूनी अधिकारियों का पूरा सेटअप बदलना होगा और कई मुकदमों में सरकार को अपना पुराना स्टैंड भी बदलना होगा। पंजाब चुनाव की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक भी उनको मंत्री बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने जैसे संकेत दिए हैं, उसके मुताबिक जून में नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में फेरबदल कर सकते हैं। कुछ नए मंत्रियों को शामिल किया जाना है तो कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने हैं। बताया जा रहा है कि सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि राज्यवर्धन राठौर और मुख्तार अब्बास नकवी का विभाग बदला जा सकता है। इन 2 राज्य मंत्रियों के अलावा बिहार के 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं। ये दोनों मंत्री रहेंगे, लेकिन के पास कम महत्व का विभाग रहेगा। बिहार के 2 राज्य मंत्री भी बेहतर विभाग के लिए जोर लगा रहे हैं। रामविलास पासवान ने मोदी के 15 साल प्रधानमंत्री बने रहने का बयान देकर अपने को सुरक्षित किया है। अगले साल होने वाले 7 राज्यों के अहम चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि केरल और तमिलनाडु में भाजपा का चुनाव अभियान संभाल रहे राजीव प्रताप रूडी और जेपी नड्डा को संगठन में भेजा जा सकता है। इनके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन को भी संगठन में भेजने की चर्चा है। इस बार की फेरबदल में महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड से नए चेहरे सरकार में आ सकते हैं। हर्षवर्धन संगठन में गए तो दिल्ली से मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा या उदित राज को मंत्री बनाया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक दल के नेता अजीत सिंह बीच चौराहे पर अकेले रह गए हैं। जनता दल यू से उन्होंने पंगा कर लिया है और वाराणसी में 12 मई को होने वाले नीतीश कुमार के सम्मेलन के समानांतर उन्होंने अपने बेटे जयंत चौधरी की एक रैली गोरखपुर में करा दी है। विलय की बात थम जाने के बाद इस तरह की पंगेबाजी से मामला और उलझ गया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मामला भी ठहर गया है। बताया जा रहा है कि उनकी 3 शर्तों के कारण भाजपा के आला नेतृत्व ने बातचीत रोक दी। वे राज्यसभा की एक सीट चाहते थे, मंत्री पद चाहते थे, 45 सीटें चाहते थे और बेटे के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम जिम्मेदारी मांग रहे थे। उनकी नजर कृषि मंत्रालय पर थी। बताया जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 जाट नेताओं ने उनके भाजपा में आने की कोशिशों में फच्चर डाल दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान और बागपत में अजीत सिंह को हराने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ने उनकी पार्टी के विलय का विरोध किया। दोनों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट अपने आप भाजपा के साथ जुड़े हैं और इस वोट के लिए अजीत सिंह की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी भाजपा का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की रणनीति अजीत सिंह को बैकफुट पर लाने और अपनी शर्तों पर विलय कराने की है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें। सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले संसद के चालू सत्र में आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में शुरू हुई मुद्रा योजना, LPG कवरेज में बढ़ोतरी, गाँवों में बिजली पहुँचाने सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता की कहानी लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और सरकार व पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय पार्टी की बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठक के दौरान VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले का मामला भी उठा, जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। इस मामले पर राज्यसभा में कल चर्चा हो सकती है और लोकसभा में ये विषय 6 मई को चर्चा के लिए आ सकता है। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में अपने ऊपर उठ रहे सवालों को गंभीरता से नहीं लेते हुए कहा है कि उनको अक्सर निशाना बनाया जाता है और वे निशाना बनाए जाने से खुश हैं। गौरतलब है कि भाजपा के सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय और CBI को चिट्ठी लिखी है, जिसमें राहुल गांधी और एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी के बीच कथित संबंधों की जाँच की मांग की गई है। सोमैया का कहना है कि सौदे का एक बिचौलिया गुइडो हश्के है, जो भारत की एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ा था और इस कंपनी से राहुल के करीबी कनिष्क सिंह का भी जुड़ाव है। हश्के का संबंध क्रिश्चियन मिशेल से भी है। उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बहुमत का पता लगाने के लिए शक्ति परीक्षण की संभावना के बारे में अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है। अदालत ने आज अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वे उत्तराखंड विधानसभा में अपनी देखरेख में शक्ति परीक्षण करवाने की संभावना पर निर्देश लें और अदालत को बताएं। राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील की सुनवाई को अदालत ने कल तक के लिए स्थगित कर दिया। आज हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने सुझाव को दोहराया कि केंद्र को असल स्थिति का पता लगाने के लिए अपने निरीक्षण में विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाने पर विचार करना चाहिए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वे इस मुद्दे पर निर्देश ले और कल इसके बारे में बताए। इतावली मरीन के मामले में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के सामने अपना पक्ष रखेगी, लेकिन उससे पहले आज सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण का फैसला भारत के रुख की पुष्टि करता है। गौरतलब है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण ने इस मामले में एक फैसला दिया है, जिसकी भारत और इटली अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रही हैं। भारत का कहना है कि अधिकरण ने माना है कि इस मामले में प्राधिकार भारत का है और 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इतावली मरीन को जमानत की शर्तें बदलवाने के लिए भारत की सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए। दूसरी ओर इटली का कहना है कि अधिकरण ने मरीन को इटली जाने की इजाजत दे दी है। बहरहाल इस मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बयान में कहा कि इस मामले में सरकार का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। हमारा मानना है कि ये मामला भारत के प्राधिकार के तहत है और इस रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी से CBI ने आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है। त्यागी से CBI ने कल दिन भर पूछताछ की थी। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकलने पर उन्होंने पत्रकारों से सिर्फ इतना कहा कि उन्हें जो कुछ कहना था वो अधिकारियों से कह चुके हैं। आज फिर उनको 10 बजे CBI मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। त्यागी पर 12 हेलीकॉप्टरों के सौदे को उसकी शर्तों में फेरबदल करके इटली की प्रमुख रक्षा कंपनी फिन मैकेनिका और उसकी ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में करने का आरोप है। CBI ने त्यागी, उनके 3 रिश्तेदारों और यूरोपीय बिचौलियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को चिंता में नहीं दिखलाई देना चाहिए था।
लेकिन कोलकाता की मीडिया रिपोर्टें उनकी बेचैनी झलकाती है। तमिलनाडु में जयललिता, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट सब अनिश्चितता में अचानक आए हैं, तो उसके जिम्मेवार कारण अजीब है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सारे आकलन और विश्लेषण का आधार एक है और वह आधार मुस्लिम वोट का रुझान है। पश्चिम बंगाल में सारे शुरुआती आकलन बता रहे थे कि ममता बनर्जी की एक तरफा आंधी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, एक तरफा आंधी का आकलन बड़ी टक्कर में बदल गया। तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट कांग्रेस मोर्चे की लड़ाई गंभीर बताई जाने लगी। इसी तरह असम में आकलन त्रिंचुक विधानसभा का था, लेकिन दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के बाद अचानक कहा जाने लगा कि बदरुद्दीन अजमल अप्रासंगिक हो गए हैं। ऐसे ही केरल में मुस्लिम और ईसाई वोट अलग अलग जाने की खबरें थी, जिसमें वाम मोर्चा सरकार में आने के पूरे भरोसे में था, लेकिन अचानक हवा बदली है और कहा जाने लगा है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है। मुस्लिम बहुलता वाले इन तीनों राज्यों में शुरुआती आकलन बदलने का एकमात्र कारण मुस्लिम वोटों का रुझान है। इसमें असम छोड़कर कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां भाजपा के आने का खतरा हो, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं के सामने सीधे भाजपा का खतरा नहीं था। फिर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा के खतरे को ध्यान में रखकर वोटिंग की है। राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा को कमजोर करने की रणनीति के तहत राज्यों में वोटिंग होने की खबर है। बिल्कुल मिशन के अंदाज में वोटिंग हुई है, तभी असम और पश्चिम बंगाल में औसतन 80% मतदान हुआ है। इस लिहाज से इन राज्यों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत निर्णायक होंगे। यह निर्णायक इसलिए भी होगा क्योंकि इससे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की हैसियत का पता लगना है। भाजपा इस बार का चुनाव इस अंदाज में लड़ रही है कि उसे अपने आप को असली राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित करना है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह दक्षिण और उत्तर पूर्व की पार्टी नहीं है। यह मिथक उसे तोड़ना है, इसलिए उसने असम से लेकर केरल तक खूब जोर लगाया हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस को यह साबित करना है कि भाजपा का असली विकल्प वही है। हालांकि कांग्रेस सीधे तौर पर सिर्फ असम और केरल में आमने सामने का मुकाबला कर रही है, जिसमें एक जगह उसका मुकाबला लेफ्ट के साथ है और दूसरी जगह भाजपा के साथ, लेकिन बाकी राज्यों में भी उसका रोल अहम है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट मोर्चा अगर मुकाबले में आया है तो इसका कारण कांग्रेस है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के कारण मुस्लिम मतदाताओं का मानस कुछ हद तक बदला। तभी चर्चा है कि बंगाली मुसलमान और बिहारी मुसलमान अलग अलग तरीके से वोट कर रहा है। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं में यह बात बैठाई है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और नरेंद्र मोदी को रोकने की क्षमता उसमें ही है, तो यह तय है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान उस गठबंधन की ओर होगा जिसमें कांग्रेस है। चुनाव नतीजों से इस बात की परीक्षा होगी कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के बीच यह मैसेज देने में कामयाब हुई या नहीं कि भाजपा का असली विकल्प वह है। अगर तमिलनाडु में जयललिता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापसी कर लेते हैं, असम में अजमल को भी सीटें मिल जाती हैं और केरल में वाम मोर्चा जीतता है, तो कांग्रेस का फलूदा बनेगा, क्योंकि तब अगले साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर नतीजे इसके उलट आते हैं तो कांग्रेस की चुनौती भाजपा के लिए भारी पड़ेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद विधानसभा चुनावों से उभरती नई राजनीति पर चर्चा करेंगे। पांच राज्यों में से असम और पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों राज्यों में मुस्लिम वोटों की पहली सर्वाधिक मुश्किल है। इनकी होशियारी आगे बहुत गुल खिलाएगी। इनके साथ रिकॉर्ड मतदान का आंकड़ा भी उलझन पैदा किए हुए है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, आप पश्चिम बंगाल घूमकर आई हैं, क्या वहां मुस्लिम वोट टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है क्या? क्योंकि आसाम हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, या मुस्लिम वोट निर्णायक होगा इन चुनावों में, उससे नतीजे आर पार के इधर उधर के होंगे, गड़बड़ाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ अंदाज हुआ क्या, एहसास हुआ क्या? देखिए, वेस्ट बंगाल में बीजेपी एक फैक्टर नहीं है। लोग कहते हैं हो सकता है 2, 3, 4, 5 सीटें मिल जाएं। बीजेपी बहुत आक्रामक रवैया अपना सकती थी पिछले साल, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जाने दी क्योंकि उनको लग रहा था कि ममता बनर्जी के एमपीज चाहिए राज्यसभा में, जो भी कारण था। तो वो एक फैक्टर, एक थ्रेट की तरह नहीं है। वहाँ वेस्ट बंगाल का मुस्लिम, वेस्ट बंगाल में जो एकदम डिवाइड दिख रहा है वो ये है, रिच पुअर का है। गांव के एरियाज में जिस गरीब आदमी से आप रिक्शा वालों से बात करिए, पान वाले से बात करिए, छोटे छोटे जो लोग इस तरह के हैं
जो छोटा आमदनी करते हैं वो बिल्कुल दीदी के साथ हैं। दीदी ने ये किया, ABCD, 2 रुपए के चावल, लड़कियों को पैसा, साइकिल, ये सब वो बात करते हैं। लेकिन थोड़ा भी जो एजुकेटेड तबका है या थोड़ा जैसे मैं मतलब छोटा चाय वाला वहां बैठा हुआ है या छोटी सी ढाबे की दुकान, वो फिर अलग सोच रहा है। मतलब एक चाय वाले में और एक ढाबे वाले में फर्क है। हाँ। वो उनको लग रहा है जो ये शारदा नारदा विवेकानंद ब्रिज का कोलैप्स हुआ है, उससे एक करप्शन, ये करप्ट सरकार है। दीदी को कोई नहीं मानता, ममता बनर्जी को कोई नहीं कहेगा कि वो करप्ट हैं, लेकिन बाकी सब करप्ट हैं, ठीक से नई सरकार चल रही, उससे एक नाराजगी उत्पन्न हो गई है। और पिछले 2 महीनों में मुझे लगता है सीन खुल सा गया। और क्या हुआ है, कांग्रेस और लेफ्ट का इकट्ठे हो जाना सडनली लगा के एक विकल्प सामने है लोगों के। लेकिन आपके अनुसार जो विकल्प नजर आ रहा है कांग्रेस लेफ्ट है, उससे मुस्लिम का टेक्टिकल कुछ रुझान चेंज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि मुस्लिम को भाजपा का नहीं, भाजपा नहीं, आप ये दोनों में ममता और उनमें से चॉइस के मामले में वहां डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट को जिंदा कर दे मुस्लिम। देखिए, अगर मुस्लिम बिदकता है ममता बनर्जी से, और मुस्लिम कुछ एरियाज में जो देखा, मैं तो 3-4 दिन थी रही, तो मैं बिल्कुल नहीं मतलब मैं अपने को नहीं कहूंगी कि मुझे मालूम है, एक साइड जैसे कहता है फील आता है। मुस्लिम भी डिवाइडेड था, अब 80-20 के था, 50-50 था, एरियाज में डिपेंड करता है ये। वो भी जो रिच पुअर का जो है ना डिवाइड, वो उसमें ही शामिल होता है मुस्लिम। मतलब उस नाते कह सकते हैं कि जो सीधा सपाट ये चुनाव नहीं है, अंदर ही अंदर कई चीजें, क्योंकि अगर ममता भी मुश्किल में या फाइट हो रही है तो इसका मतलब तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है ये मामला। देखिए, ममता बैकफुट पे दिखी हैं। हाँ। मैं सोचती थी जो 200-220 सीटें आ जाएंगी ममता बनर्जी, क्लियर है। हाँ। आज लोग अक्रॉस द बोर्ड जिससे भी बात करिए, गांव में शहर में, वो कहता है दीदी हो सकता है पार कर जाए, बट बहुत रिड्यूस मेजॉरिटी से करेंगे जो पहले उनके थे। लेकिन ये तो आपकी बात थी कि बिल्कुल लोकल फैक्टर, प्रदेश के ही राज को लेकर फोकस होकर ये बहस है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा या वो नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा ये होगा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती थी। तो अगर वो होता तो बहुत ही अलग स्थिति बनती। लेफ्ट को तो साफ हो जाना था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो सवाल है, क्या ये गलती थी या उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, या उनको ये लगा जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का डायलेमा था कि अगर सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी के साथ हमें काम करना होगा, पैसा चाहिए, मनरेगा के लिए पैसा चाहिए, बीजेपी की तरफ करना है, प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, और अगर कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो बीजेपी बिल्कुल ही हॉस्टाइल हो जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी था ममता का कांग्रेस के साथ नहीं जाना। ममता बनर्जी हो इस चुनाव में, या जयललिता हो या तरुण गोगोई हो, इनके राज को लेकर इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के ऊपर अलग अलग जो बातें जो सुन, इसमें ममता के खिलाफ भी पर्सनली जब अगर आलोचना नहीं है मुख्यमंत्री के नाते ये नहीं, तो एंटी इनकम्बेंसी का इसका आधार क्या? केवल करप्शन एक बड़ा आधार है, और दूसरा है कि जितने सीपीएम की तरफ गूंज थे, जो एंटी सोशल एलिमेंट जिससे वो कंट्रोल करते थे सिस्टम को, चुनाव के टाइम कंट्रोल करते थे, वही गूंज सारे शिफ्ट किए हैं। आपके अनुसार आसाम का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ लगता है या आपके लिए पश्चिम बंगाल ज्यादा दिलचस्प हो गया? मैं सोचती थी आसाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी जीत गई तो एक थोड़ा उत्साह आएगा उसमें। लेकिन वेस्ट बंगाल अगर इतना मतलब ओपन हो रहा है, और तमिलनाडु ओपन हो रहा है जहाँ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जबकि वहाँ 4 का कोणी चुनाव है अलग, विजयकांत, और ये भी उसके तमिल वहाँ भी एक मुश्किल हो रही है, और केरल के अंदर भी एक अलग है, वहाँ भी माइनॉरिटी और उसके वोट को लेकर बहुत ज्यादा उलझन हो गई है। बिल्कुल। सो ये देखने लायक चीज होगी। बीजेपी का जो पुराना 17% वोट था लोकसभा इलेक्शन वाला, वेस्ट बंगाल का वो किस हद तक लेफ्ट की तरफ जाता है या ममता की तरफ, ये भी एक अलग फैक्टर है जो है, चीज निर्धारित करेगा कि क्या आंकड़े होंगे। दूसरा, मुस्लिम कितना बढ़ता है वो निर्धारित करेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ने, आपने मुस्लिम का सवाल उठाया,
एक गलती 2 साल में की है, जो ये हॉट हेड्स अपना बोलते रहे ना, बीफ, भारत माता की जय, इस तरह के मुद्दे जो सामने लाए हैं, हिंदू को कंसोलिडेट किया हो या नहीं, मुसलमानों को इतना फेयरफुल ये बना वो दिया हुआ, है। ये है कि मतलब इतना वो डर गए हैं कि हम वो बिल्कुल टेक्टिकली हर जगह फैसला करके हराना उनका Quietly. पहला प्राथमिकता, वो अपनी पहले जगह। उस हद तक नहीं होता था। हाँ। 40% जाएगा, 45%। आज तो उसको और लग रहा उसके है साथ हमारा पूरी वोटिंग भी करना, 80% 90% उस इलाके में होना, ये अपने आप में बीजेपी ने किया। अपना हिंदू नहीं बनाया, लेकिन मुसलमान पक्का कर अपना विरोधी वो बना दिया। मुझे लगता है कि डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तरफ तो लोग अलग से देख रहे थे। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।